ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे निंजा कामोई का थर्ड एपिसोड आ चुका है एंड इस एपिसोड के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं हमें, जो कि मेरे को लास्ट दो एपिसोड में थे कि भाई ये कैसे हो गया, उसके पास एक्स्ट्रा फोन कहाँ से आ गया और ऐसी बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, हमें इस एपिसोड के अंदर काफी क्लैरिटी देखने को मिली है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये एपिसोड शेयर कर दिया है, तो वहां जाके आप सारे के सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक भाई क्या बोलूँ, ये चर्च जैसी जगह है जहाँ पे मूर्तियां भी होती है थोड़ी सी, लेकिन जो भी है यहाँ पे काफी सारे लोगों को मार दिया गया होता है। ये लोग यहाँ पे उन्हें मार के भाई शांति से जा रहे होते हैं और इधर एक बंदा होता है, वो जीसस से ये प्रार्थना करता है कि प्लीज इन शैतानों को रोकना, डीमंस को रोकना। तो पहले तो मेरे को लगता है डीमंस वो उन निंजास को कह रहे हैं, लेकिन तभी भाई यहाँ पे एक खतरनाक सा हाथ आता है जो कि इनको पकड़ लेता है और ये हाथ भाई नॉर्मल इंसान का तो लग नहीं रहा होता मेरे को, ये तो क्या है शिकिगामी। तो ये जो भी होता है इनकी वाट लगा के रख देता है और यहाँ पे दूसरी ओर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है। भाई इसको आदमी बोलने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ये ना हिगान की फोटो देख रहा होता है और उसे चाटता है भाई ठरकी कहीं का। और भाई ये बंदा है ठरकी क्योंकि ना ये उसको देख के बोलते हैं कि क्या बात है भाई, क्या कमाल की ऐस का पीस मिला है। अब यार मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं मैं, छोड़ो यार अभी नहीं बोलता कुछ मैं। ठीक है ना, ठरकी। दूसरी ओर हमें इसी ठरकी का सीन दिखाया जाता है और ये यहाँ पे बीफ खा रहा होता है, तभी यहाँ पे मास्टर यामाजी आता है। ठीक है ना, वही मास्टर जो कि हमें पिछले एपिसोड के एंड में दिखाया गया था। ठीक है, छक्का बताता है यानी कि ठरकी बताता है कि ये काम कितना ज्यादा आसान था, मतलब यार कुछ मजा ही नहीं आया, खड़ा ही नहीं हुआ मेरा। तो तुम क्या कहते हो मास्टर यामाजी? ये दोनों यहाँ पे एग्जाइल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मास्टर यामाजी ये बताता है कि जो एग्जाइल्स है हम उन्हें अपने दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सीक्रेट आर्ट और लोगों को पता चले। ठीक है, तो ये हिजड़ा यानी कि ठरकी बोलता है कि यार ये है तो काफी कमाल का बंदा, वैसे मेरे को कुछ कुछ हो रहा है अंदर से। तो यहाँ पे मास्टर यामाजी हमें बताता है कि हिगान पूरे जापान के इतिहास में सबसे कमाल का निंजा है, एलीट निंजाज में से है वो। ठीक है ना, उसने काफी सारी टेक्निक्स को सीख रखा है और जब बात आती है अपने दुश्मनों को मारने की तो वो बिल्कुल बेरहम है, वो सच में निंजास के बीच में भी निंजा है। तो ठरकी कहता है कि हाँ वो मेरा होने वाला है और वैसे भी हम उसे पहले भी मार चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी भी जिंदा है। ये बात काफी कमाल की होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर ही डिस्कशन करते हैं कि उसने अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया था जिस वजह से वो मरा नहीं, बच गया। ठीक है ना, ये उन स्पेशल टेक्निक्स में से एक है जो कि पुराने निंजास यूज किया करते थे। तो मास्टर यामाजी कहते हैं हाँ, इसलिए अगली बार उसके ऊपर हमला करने से पहले हमें इस टेक्निक को पता करना होगा, उसके बाद ही हम उसे पूरी तरह से जान से मार पाएंगे। तो ठरकी कहता है कि हाँ तुम देखना, वो मेरे पैरों में बैठ के गिड़गिड़ाएगा और बोलेगा कि प्लीज मेरे को लेने दो ना मुंह में। तो यार देखो मेरे को पता है इसमें काफी सारे ऐसे खतरनाक और घटिया डायलॉग्स है, लेकिन मैं क्या करूं भाई, अब मैं छुपा देता हूँ तो लोग बोलते हैं तुम बताते क्यों नहीं हो, तुमने ये चीज क्यों नहीं कवर की, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, स्टार्टिंग में मैं वार्निंग दे दूंगा तुम लोगों को कि यार हेडफोन्स वार्निंग। एनीवे, इसका छक्का यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले उस दूसरे बंदे के बारे में पूछता है जिसका नाम होता है रीपर। तो दूसरी बार हमें रीपर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बेरहम होता है और उसने यहाँ पे कई सारे एग्जाइल निंजास को मार दिया होता है। इनमें से एक एग्जाइल निंजा यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, वो यही कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपने ही दोस्तों को मार के, रीपर से पूछता है वो। ठीक है, ये निंजा यही कहता है कि तुम्हें पता है ना ऑर्गेनाइजेशन तो खुद ही करप्ट हो चुकी है, तो तुम उसका क्यों साथ दे रहे हो, तुम असलियत में सारे एग्जाइल निंजास को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम खुद उन लोगों से डरते हो, क्यों, है ना। और ये बात तो है कि तुम हिगान को जान से नहीं मार पाए, इससे ये साबित होता है कि जो निंजास अपने पुराने तौर तरीकों से जी रहे हैं वो तुम जैसों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और एक बार सारे एग्जाइल निंजास को इस बात का पता चल जाएगा तो वो सबके सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। ये चीज मैं तुम्हें काफी दर्द देके समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये निंजा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है रीपर से और वो काफी खतरनाक शैडो आर्ट का इस्तेमाल करता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इन सबके पास कोई ना कोई सीक्रेट आर्ट, शैडो आर्ट है। ओके, इस आर्ट से यहाँ पे पूरी की पूरी जमीन फट चुकी होती है और ये इसके फ्लाइंग स्वालो नाम की सीक्रेट आर्ट थी, जिसके बाद उसको लगता है कि भाई वो तो मर चुका होगा लेकिन रीपर अभी भी जिंदा होता है। ये बंदा कहता है कि अगले अटैक में तुम जरूर मरोगे, लेकिन ये देखता है कि उसके हाथ में उसकी तलवार नहीं है और हमें दिखाया जाता है कि रीपर ने ऑलरेडी इस बंदे की छाती में तलवार मार दी होती है। वो कहता है ठीक है फिर चलो भाई, मैं चलता हूँ नरक में और तुम्हारा वहां पे पहुंच के इंतजार करूंगा। मतलब क्या है भाई, क्या है। दूसरी बार हमें फिर से यामाजी का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा यार, छक्के ने पूछा था कि यार मैं उसे छक्का क्यों बोल रहा हूँ तुम पूछोगे, तो भाई हरकतें देख लो ना यार उसकी, और क्या बोलूं, उसका नाम तो बताया नहीं, जब नाम पता चल जाएगा तो पक्का उसका नाम से बोलूंगा। ठीक है ना। एनीवे, तो उसने पूछा था रीपर के बारे में, तो मास्टर यामाजी ये बताता है कि मैंने अभी के लिए उसको हिगान से लड़ने के लिए मना कर रखा है। तो छक्का पूछता है कि क्या वो कभी भी नहीं लड़ेंगे, तो यार ये चीज तो हमें नहीं बताई गई। दूसरी ओर जो भी इंसिडेंट हुआ था उस रेस्टोरेंट के अंदर जब माइक और हिगान के ऊपर हमला हुआ था, तो इसको एक टर्फ वॉर का नाम दे दिया, यानी कि लोकल गुंडों ने वो लड़ाई वड़ाई की, बस
उसके पीछे और कोई भी नहीं था, मतलब निंजास का कोई भी नाम नहीं आया है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, बड़ी अथॉरिटीज ने इस केस को दबा दिया है एक तरीके से। माइक ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा होता है, तभी उसका पार्टनर यानी कि वो बॉस जो भी है उसका, उसे बुलाता है और ये लोग बाहर बैठते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये बॉस ये कहता है कि तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो, तुम्हारी रिटायरमेंट पास आने वाली है, तो तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो, पूरा दिन सोना, फिशिंग करना, ठीक है, विस्की पीना, और क्या चाहिए तुम्हें। तो माइक कहता है वैसे आजकल मेरे को जापानीज सेक ज्यादा पसंद है, विस्की नहीं। तो बॉस कहता है हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ जापानीज सेक भिजवाऊंगा और तुम्हारे लिए एक फिशिंग रॉड भी भिजवाऊंगा, ठीक है ना। तो माइक कहता है हाँ उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ वो रॉड जरूर ओजा ने बनाई होगी, क्यों है ना। तो यहाँ पे ये सुन के बॉस खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम थोड़ी छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम करो, ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है जो लोग थके हुए होते हैं वो गलत डिसीजन ही लेते हैं, रिटायरमेंट डे से पहले मत आना ऑफिस में। तो यहाँ पे बेसिकली उसने उसको भगा दिया होता है और साफ सीधा बोल दिया होता है कि इससे बाहर रहे, इस केस से तू, ठीक है। दूसरी ओर हमें हिगान का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर भाई अपनी वाइफ के बारे में याद कर रहा होता है, ठीक है। तभी उसको एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, वो जब यहाँ पे बाहर आता है तो ये और कोई नहीं बल्कि माइक होता है, और हिगान ने खुद अपनी लोकेशन भेजी होती है यहाँ पे, क्योंकि माइक बताता है कि उसकी नेविगेशन भी ठीक से काम नहीं कर रही थी यहाँ पे पहुंचने के लिए, और उसकी गाड़ी की हालत भी बहुत खराब होती है, ठीक है। माइक ये कहता है कि वैसे तो जो भी हादसा उस रेस्टोरेंट के अंदर हुआ था, उस बुढ़े आदमी को मैंने कहा था कि जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था पूरा रेस्टोरेंट ही तबाह हो जाएगा। तो बेसिकली यार उस बुढ़े आदमी के ऊपर ही सारा नाम आ गया है, इसके पीछे की यार यहाँ पे क्रिमिनल डीलिंग्स होती थी और इसके पीछे उस बुढ़े आदमी का हाथ था। ओके, तो बेचारा वो फंस चुका होता है। यहाँ पे ये लोग आते हैं और क्राइम सीन की फोटोज लेके आया होता है माइक, जो सिकल वाला बंदा था जिसको हिगान ने मार दिया था। यहाँ पे एनालिसिस के बाद इनको ये पता चलता है कि इस हथियार का पेटेंट ओजा कंपनी के पास था। तो भाई मैंने तुम्हें पहले एपिसोड में बोल दिया था, दूसरे एपिसोड में, कि यार ओजा कंपनी का कुछ ना कुछ ड्रामा है यहाँ पे, और ये लोग भी यही बात करते हैं कि ओजा कंपनी और निंजास के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। ये कंपनी काफी ज्यादा खतरनाक है और FBI भी उनके साथ है, और अब वो चाहते हैं कि मैं इस केस से हट जाऊं, और ऐसा होना भी है क्योंकि उस समय मैं मरते मरते बचा था। तो हिगान यहाँ पे मॉरिस को बताता है कि भाई मेरी फैमिली को उन लोगों ने मार डाला है, तो मैं उनको एक एक करके खत्म कर दूंगा, उनको इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। तो माइक कहता है इसका मतलब तुम खून करने वाले हो, फिर तो अंत में मेरे को तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बात है कि उससे पहले मेरे को कुछ ऐसे कमीने लोग हैं जिन्हें अरेस्ट करना है। तो यहाँ पे वो अपने इस रेजिग्नेशन लेटर वाले को चला देता है, ठीक है, जो भी होता है। ये माइक बताता है कि मैं इसलिए एक पुलिस ऑफिसर बचाता क्योंकि मैं आम लोगों को बचाना चाहता हूँ, और वैसे भी मेरे को फिशिंग की कोई नहीं पड़ी, मेरे को पसंद ही नहीं है। माइक बताता है कि इतने साल के एक्सपीरियंस में उसने आज तक कभी भी निंजास के साथ कोई भी लड़ाई नहीं की है, उनको डील नहीं किया है। तो यहाँ पे माइक बताता है कि मेरे पास कोई ऐसा है जो कि हमें ओजा के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यार इससे पहले कि तुम सोच पाओ कि वो कौन है, भाई एमा होती है वो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एमा ने पहले भी ओजा के ऊपर रिसर्च कर रखी थी और उसको ये आइडिया होता है कि ओजा क्या जानती है क्या नहीं। जब ये लोग यहाँ पे मिलते हैं तो भाई इनकी गाड़ी के बारे में बातचीत होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माइक की खुद की गाड़ी फटीचर होती है और वो इधर एमा की गाड़ी को भी कुछ खास समझता नहीं, लेकिन हिगान को पता होता है कि ये काफी कमाल की गाड़ी है जो एमा के पास है, ठीक है ना। उसकी सारी इंफॉर्मेशन पता होती है उसको, जिसे देख के यहाँ पे एमा इंप्रेस हो जाती है कि भाई निंजा है, इतना तो पता ही है, काफी कमाल का टेस्ट है उसका। ये लोग यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और इधर ये काफी हाई टेक गाड़ी होती है अंदर से। एमा ने यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी होती है ओजा से रिलेटेड, ठीक है। उसने ये पूरा सेटअप खुद बनाया होता है। वो हमें बताती है कि ओजा एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने हर फील्ड के अंदर काम कर रखा है। स्टार्टिंग में वो मिलिट्री वेपन्स बनाती थी, फिर टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लीन एनर्जी और ऐसी कई टेक्नोलॉजी के अंदर वो हाथ डाल चुकी है। फिर चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो हर चीज के ऊपर कब्जा कर चुकी है। वो सारे मार्केट्स में फैल चुकी है और उनके प्रोडक्ट्स लगातार दूसरे प्रोडक्ट्स को फेल करते जा रहे हैं। एक तरीके से पूरा कब्जा कर रही है ओजा दुनिया पे। ओके, इनकी इतनी कमाल की ग्रोथ को देखने के बाद कुछ ऐसे रूमर्स भी आए जिनके ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओजा की जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन थी, दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे थे जो कि खिलाफ थे ओजा के, वो सबके सब किसी रहस्यमय तरीके से मारे गए। अभी हाल ही में ये आदमी जिसको तुम देख रहे हो, ये काफी बड़ा पॉलिटिशियन था जो कि यूरोप में काफी ज्यादा फेमस है। इसने किसी भी कंपनी को अपने कंट्री में एंटर करने के लिए मना कर दिया था। पिछले हफ्ते ही इसकी डेथ हो गई और जिस इंसान ने उसको रिप्लेस किया वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट था, और उसने उन सारी कंपनीज को एक्सेप्ट किया जो कि यूरोप में बिजनेस करना चाहती है, और उनमें से एक कंपनी का नाम था ओजा। जितनी भी डेथ्स अभी तक हुई है वो ओजा के फेवर में ही गई है, और इन सब के पीछे निंजास का हाथ है। तो ये समझ जाते हैं कि भाई एक तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ निंजास भी हैं, ठीक है। दूसरी ओर हमें ओजा रिएक्टर का सीन दिखाया जाता
रहता है और इधर उसका ओनर फाउंडर भी होता है। अब यार इसका नाम अभी हमें बताया नहीं गया, लेकिन जैसे बताया जाएगा मैं उसका नाम यूज करना शुरू कर दूंगा। इनका ये रिएक्टर काफी ज्यादा अच्छे से चल रहा होता है और एनर्जी ट्रांसफर वाले सिस्टम जो होते हैं वो भी बढ़िया चल रहे होते हैं, ड्रोन्स वगैरह, ठीक है, वायरलेसली ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे अनाउंसमेंट टाइप करता है ये फाउंडर कि ओजा एक ऐसी कमाल की कंपनी है जो कि लोगों की दुनिया चेंज कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो जब इधर इस मीटिंग रूम से बाहर आता है तो इधर मास्टर यामाजी होता है। ओके, फाउंडर कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम डिनर पे मिलने वाले, तो हम एकदम से यहाँ पे आ गए, इसका तो ये है कि काफी ज्यादा अर्जेंट होगा। हमें यहाँ पे उस सीन का फोटोग्राफ दिखाया जाता है जो कि यामाजी फाउंडर को देता है। तो फाउंडर कहता है हाँ ये मेरे ही लोग हैं, एक्चुअली क्या है ना, हमें इन वेपन्स को असली दुनिया में टेस्ट करना था। और निंजा से बेहतर सब्जेक्ट और कौन ही हो सकता है, उनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती है। मैंने ये मेक श्योर किया था कि वो एक एक्स निंजा है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो यामाजी यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होता है। तो फाउंडर कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अगली बार से जब भी कुछ करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन हमें बस डेटा की जरूरत थी और कुछ नहीं, इससे हमारा ही फायदा होगा वेपन्स को और ज्यादा ताकतवर बनाने में। तुम तो जानते ही हो ना हम पार्टनर्स हैं, तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तो यामाजी यहाँ से उठ के जाने लगता है और वो यही कहता है कि दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। हमें यहाँ पे एमा बताती है कि एक ओजा सिटी नाम का शहर है जहाँ पे वो अपनी क्लीन एनर्जी और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इस सिटी के ऊपर, ठीक है, कि उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, असली सिटी पे क्या असर होगा उनका। ओके, इससे पहले कि ये लोग आगे बातें कर पाए तभी भाई हिगान मॉरिस को पीछे ढकेलता है और इनके ऊपर अटैक होता है ऊपर से तलवार से, ठीक है। तो यहाँ पे हिगान को पहले से पता चल चुका होता है ऊपर कोई दुश्मन है। इधर एज यूजुअल भाई ये गोलियां बरसाना शुरू कर देता है माइक, और एमा यहाँ से गाड़ी भगा रही होती है। इधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हिगान को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो अपनी तलवार से उसको मार देता है। इससे पहले कि ये कुछ कर पाए तभी साइड में से एक ट्रक आता है जो कि इनकी गाड़ी को ठोक देता है, मतलब इनका नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद एमा और माइक दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस। लेकिन यहाँ पे भाई हिगान अभी भी होश में होता है। ये बंदा यहाँ पे अजीब वुल्वरीन टाइप की हरकतें करता है भाई, क्लॉज निकाल लेता है, उसके बाद गोलियां भी चलाता है अलग, ठीक है। यहाँ पे हिगान इसको काफी कमाल की टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये बंदा डॉक्टर ऑक्टोपस मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे यार ये बहुत सारे टेंटिकल्स टाइप निकाल लेते हैं, इनके अंदर आंखें भी होती है, उनके खुद के हथियार भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत पहले होती है हिगान को, जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके 6 हाथ ले आता है अपने पीछे और कड़ी टक्कर देता है इसके टेंटिकल्स को। इसके सारे वार से बचने के बाद वो इसके मुंह में ही अटैक करता है और हमें लग रहा था कि यार पहले कि इसके अंदर कोई बंदा होगा, लेकिन भाई ये खुद ही पूरा रोबोट ड्रोन टाइप होता है। ओके, इसको खत्म कर देता है हिगान और हमें दिखाया जाता है वो छक्का देख रहा होता है भाई टीवी पे और काफी ज्यादा खुश हो जाता है यार उसको देख के, ठरकी गई का। यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है एक्सीडेंट सीन पे और उन्होंने माइक और एमा को मतलब संभाल लिया होता है, ठीक है, वो लोग उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन हिगान इनसे दूर होता है, वो अपनी बाइक पे होता है इधर और हमें दिखाया जाता है उसके बैग में बहुत सारे फोन होते हैं। भाई मेरा क्वेश्चन का आंसर, ओके, उसके पास पहले से बहुत सारे फोन है, उनमें से एक फोन उसका बज रहा होता है। जब वो कॉल पिक करता है तो सामने से एक बंदा बोलता है कि अब हम आखिरकार बात कर ही सकते हैं, क्यों हिगान। तो यार अब ये सुन के हिगान शॉक हो जाता है क्योंकि उसका असली नाम तो बहुत कम लोगों को ही पता है या फिर शायद ना के बराबर लोगों को पता है। अब यार लेट मी गैस, मेरे गैसेस सही निकलते हैं, तुम्हें पता मांगा तो है नहीं इसकी, तो लेट मी गैस रीपर होगा ये बंदा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है रीपर ही होगा। एनीवे एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। मुझे पता है ये एपिसोड 1-2 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए, मेरे को टाइम लग गया थोड़ा, मैं थोड़ा बिजी था, आई एम सॉरी। लेकिन इस एपिसोड के ऊपर अगर तुम अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो यार प्यार कर लूंगा तुमसे। एनीवे ज्यादा हो गया मुझे पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।